अध्याय 6 ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की सांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में। यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुए उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, एक आहार में और दूसरा गिलुंद में। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा कैथा एरन की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत का मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृदभांडों को जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है, इसके कुछ मृदभांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन न पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे पूरा स्थल है। अहमदनगर जिले में जोरवे, नवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनागांव और इमामगांव, प्रकाश और नासिक है। यह सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी परवरा की बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पूरा स्थल है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी है। ईसा पूर्व 1400 से 700 ईस्वी के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भागों तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यह तो जोरवे संस्कृति का ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इमामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थी। महाराष्ट्र के ये सभी पूरा स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में है। बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नवदाटोली पूरा स्थल भी है, जो नर्मदा के तट पर है। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिनाल के अलावा वर्धमान जिले के पांडु राजार डीवी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें उल्लेखनीय है बिहार में सोनाउर, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नूरहन। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियां का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों पर यह खान पान के दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उपयोग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है कि क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं था। कई स्तरीय तांबे की वस्तुएं बहुतायत मिली है। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबोस इलाकों में पड़ते हैं। अन्य समकालीन ताम्रपाषाणी कृषक संस्कृतियाँ के विपरीत आहार में वस्तु सूक्ष्म पाषाण औजारों इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों का फलकों का लगभग अभाव ही है। इसकी वस्तुओं के कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ एवं कई पत्रे भी जो सभी तांबे के हैं, हालांकि एक चादर करने की भी पाई गई है। ताम्रपाषाण उपलब्ध था। पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात ताम्रवली जगह है। आहार संस्कृति का काल 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच का ही रखा जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदोली में सपाट आयताकार ताम्र कटार पाए गए हैं और चंदोली में तांबे को छेनी भी मिलती है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे। इनमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है कि इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी रहती थी। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश
और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोग रोटी वाले जलपात्र, गोड़ी दाल, दस्तरियाँ और गोड़ी दाल कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित है, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यंत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। ऊँटों के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वो घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ अवशेष की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानगर सी बात यह कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजारों की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा की नदी के तट पर स्थित नौदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणामस्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान के शायद नहीं मिले हैं। नवादा टोली के लोग और अलसी भी उपजाते थे। दक्षिणी कहीं के पास पैदावार भी होती थी। निचले रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य फसलों की खेती होती थी। पूर्वी भारत और बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। जाम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में भी आज भी है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पके ईंटों की परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी होता था। जैसे गुलंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदा कदा वो अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते और लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चला कि 294 स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता था। दैमाबाद की स्थिति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इमाम गांव स्थल पर चूल्हों की सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी मकानों और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व के 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट में जो हो कठोर है, उसमें रासब के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद ताम्रपाषाण युग के लोगों की किला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात है। वे तांबे के शिल्प में कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे का औजार, हथियार और कंकन मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्टेज, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सोमल की रुई से बने धागों मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव के कुंभकर, धातुकर, हाथी दंत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ। तिथि क्रम में देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कैथा व एरन पहले प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके सब संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर दक्षिण में स्थित गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियों और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक के मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। इमाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसे प्रतीत होता है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिका यह सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचे और सब संस्कार विधि विधानों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवी बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिकतम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक बड़ी है, जबकि कुछ 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नजदीकदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झुपड़ियों में रहने वाले
प्रभुत्व रखते थे। इमाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर में रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इसी निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली निवासा बस्तियों में पाया गया है। कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। इमाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कहता है कि एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसके स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियां हार पत्थरों में पाया गया है। स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी, तिथि क्रम दृष्टि से गणेशवर स्थल से अलोकनीय है। यह राजस्थान में ताम्रपिट्टी, सिलकर, झुंझुनू क्षेत्र के तारे की समित खानों से निकट पड़ता है। खुदाई से मिली तांबे की वस्तुएं तीर के बर्छे के फल, बांसियां, सेल्ड, कंगन, छेनी आदि इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर, छोटे छोटे औजार मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है। यहाँ गहरे मृत भांड भी पाया गया है। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता था और मुख्यतः कलश की सल्कों में होता था। चूँकि गणेश्वर के जमाव के 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसीलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा के तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उससे उसने कोई खाद्य तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य सिर्फ तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरा वस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृत भांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि नहीं रखा जा सकता। इसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति का प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण वस्तुओं की कई श्रृंखलाएं कुछ प्राक तथा हड़प्पीय हैं। कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर है। हड़प्पा के अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्थलों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनावली और प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टता ताम्रपाषाणी की। यह बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोट दीजी के स्थल के बारे में भी है। प्राग, हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति में समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। एक उदाहरण कथा संस्कृति लगभग 200 से 1800 ईसा पूर्व जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण है, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था में प्रभावित है। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में उम्र में छोटी होती हुई सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है, जैसे नौदाटोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व जो अंशतः विदर्भ और कोंकण छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती है। विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय से प्रसार अनेक सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिद्ध की अमीरी, कोर्दी तथा राजस्थान की कालीबंगा, गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों के और बड़े कांसे के तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ 1200 से ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व के आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृत भांड का बनाना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व 2री सदी तक जारी रहा। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत का आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है और मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में ये बस्तियां बाद में चलती रही। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र थे जहां मौसम में जमीन गोड़ना कठिन होता था, अतः वे अपनी जमीन खोदने वाली डंडे के सहारे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खासकर पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौ अवस्था की आदम की और उसने धीरे धीरे लोग का पूरा खतियार बना दिया। यही बात मध्य गंगा मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृति के ऊपर लागू होती है। इसी
इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ा प्रायः देश भर ताम्रपाषाण संस्कृतियां के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान में भी जलाशय के किनारे पाई गई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली है और सामान्यतः ताम्रपाषाणी लोगों ने अधिकतर नदी तट पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सिर्फ में पाषाणों और पत्थरों के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वैदिक लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय 4 चाकों पर बने काले व लाल मिडमाणों का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मिडमाण उसका सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वही है। वे मकान के खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इस संस्कृतियों में नवपाषाणी ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया है। अन्य भागों में विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवाड़ भारत में थी, जैसे कैथा एरन की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियों के बाद मालूम होता है कि और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण दोनों ही जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। वे नवपाषाण जाने के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग दाल, दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ मांस मछली भी खाते थे। पश्चिमी भारत में पशुओं के मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इमाम गांव की बस्तियां किलाबंद। इसके विपरीत पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु राजा ढीवी की संरचना के अवशेष मिले हैं। उनमें से सिर्फ संखंबों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भिन्न थी। महाराष्ट्र के मृतक उत्तर दक्षिण में सिंध सीधा रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सीधे, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण एक्सीडेंटल बरियल संविधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक संविधान चलता था। ताम्रपाषाण संस्कृतियां की दुर्बलताएं। ताम्रपाषाण गुण के लोगों के मवेशी पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए आदि घी बनाने के लिए धोते नहीं थे। कई जनजातियों के लागू के जैसे बस्तर के गौड़ मानते हैं कि पशुओं का दूध पशुओं के लिए, बच्चों के लिए है, इसलिए वे धोते नहीं है। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्रपाषाण युग के लोग जो मध्य और पश्चिमी भारत की काली कपास मिट्टी के वाले क्षेत्र में रहते हैं, गहन विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और फावड़ा ही पाया गया है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे में पत्थर का छिद्र चक्का दबाव के लिए लटका लेते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसा खनन युष्ट तो केवल डाकों में ही खेती संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणी लोगों का भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के शवदाह ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की बहुत दर ऊंची है। पोषणाधार की कमी है। चिकित्सा के ज्ञान का अभाव, महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, ताम्रपाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक दबाव आयुवर्धक नहीं हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा को सीमित काम ही दे सकता था। यह तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन का मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। तांबे से अधिक मजबूत उपयोग होता था। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से कीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी में प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास बड़ी सुविधा मिली थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के वे सभी तत्व हमारे भारतीय उपमहादेश के क्षेत्र में अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद की है। फिर भी यह संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई फायदा नहीं उठा पाई। ताम्र निधियां गौरिक मृदभांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां ताम्र उपकरणों के जखीरे, जिनमें अंगूठी, सेल्ड, कुठारी, खड्ग, हारपून, सूल, आदमी जैसे मूर्तियां आदि चीजें हैं। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम से गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाए गए। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के घुंगरिया से प्राप्त हुई है। इससे 424 तांबे के औजार, हथियार तथा 102 चांदी पर पतले पत्थर है। लेकिन इन ताम्र निधियों से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहां तहां तांबे का हारपून, दुसंगी, तलवार और मानव मूर्तियां मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं तक कई तरह के काम देती थी। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए नहीं थे, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी थी।
इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीक जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं और गौरिक मृत भांड और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली है। एक स्थान में कहीं कहीं पकी ईंटों के टुकड़े भी पाए गए। खुदाई में पत्थर औजार में मिले। इन बातों से यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अस्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्रपाषाण कृषकों और शिल्पियों में जो दोआब एक बड़े भाग में सबसे पहले बसे थे। अधिकांश और गौरिक मृत भांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियां बिहार और अन्य प्रदेश के पठार क्षेत्रों में मिली है। बहुत से ताम्र सेठ राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। गौरिक मृत भांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जबकि गौरिक मृत भांड बस्तियां समाप्त हुई उस समय लगभग 1000 ईसा पूर्व के द्वाब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें काल व लाल मृत भांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है कि पूरा वस्तुएं इतनी कम है कि उनके लोगों की सांस्कृतिक साधनों का कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गौरिक मृत भांड वाले लोगों का उदय के साथ बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर और गौरिक मृत भांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है किसी भी स्थान में यह बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और यह आकार में बड़ी है, ना तो विस्तृत क्षेत्र में फैली है। पता नहीं यह बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद वहां के जल जमाव हुए जाने के कारण यह इलाका मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया तथा कुछ विद्वानों के अनुसार गौरिक मृत भांड के गठन जो भी अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गौरिक मृत भांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनीय समसामयिक थे और वे लोग जिसे गौरिक मृत भांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वे हड़प्पाई क्षेत्रों से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए हम गौरिक मृत भांड वाले लोगों को और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। अध्याय समाप्त।